हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही है आप लोग की? अभी तक जो हमने जितना वीडियो आप लोग को भेजा हुआ है, तो क्या आप लोगों ने उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं? आपको सब समझ में आ रहा है या फिर आपको ऐसा कुछ लग रहा है डाउट्स? तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कुछ ऐसा है। और प्लीज़ यदि ऐसे लोग जो साथ में आपका एग्ज़ाम भरे हों, उनको भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं कि वो भी इसको देखकर तैयारी करें। अब देखिए एक्चुअली क्या है, हम लोगों ने पहली शुरुआत में 9वीं जो यूनिट है सामाजिक विधान, वो तो कंप्लीट कर ली है। और सामाजिक विधान के पूरे चैप्टर वीडियो के माध्यम से हमने बना दिए हैं, कुछ हमने उसके नोट्स भी टेलीग्राम में डाल दिए हुए हैं। तो प्लीज़ आप उन लोगों को बीच बीच में रिवाइज ज़रूर करते जाइएगा, जिससे ये रहेगा कि आप लोग के वो दिमाग में रहेगा। ठीक है। अब एक्चुअली हमने ये सोचा है कि आगे जो आने वाले टाइम में, कल या परसों ही ये रहेगा टाइम, या 2 दिन बाद ही रहेगा। आपको तो ये अच्छे से पता है कि कोई भी विषय होता है, कोई भी विषय पे मान लीजिए 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक में मोस्टली ऐसा होता है कि 10 टॉपिकों में से कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें से क्वेश्चंस बनने की ज़्यादा संभावना होती है, परंतु कुछ ऐसे विषय होते हैं, ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें संभावना कम होती है। तो हम 9th यूनिट को एक शॉर्ट फॉर्म में 5 से 10 मिनट का एक वीडियो बनाएंगे हम। और उसमें जो ज़रूरी एक्ट है, मतलब ज़रूरी मतलब एक्चुअली सिलेबस में तो सभी हैं, लेकिन कुछ एक्ट हैं जिससे क्वेश्चंस बनने की संभावना ज़्यादा होगी और कुछ कुछ से कम होगी। तो वो हम आपको ज़रूर 5 से 10 मिनट का एक वीडियो बनाकर उसमें बता देंगे कि कौन से एक्ट में ज़्यादा संभावना है। उसमें आप 5 स्टार करिएगा, किसी में 3 स्टार कीजिएगा, कम संभावना है, और किसी में काफ़ी कम संभावना है। ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना कुछ है कुछ नहीं है, ऐसा नहीं, पढ़ना सभी है, लेकिन जिसमें हम ये आपको इंडिकेट कर दें कि ये ज़्यादा संभावना है, कि थोड़ा उसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि एक्चुअली एक्चुअली क्या है ना, देखिए एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम बनाने जो एग्ज़ाम का पेपर है वो बनाने वाले, उनको उनके माइंड में क्या है, क्या चल रहा है, ये नहीं पता। लेकिन जो अभी तक ट्रेंड है, जो अक्सर एग्ज़ाम होते हैं, चाहे यूपीपीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, या अदर एग्ज़ाम्स हो गए, बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं जो एग्ज़ामिनर के फेवरेट होते हैं और जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है। तो हम ऐसे टॉपिक्स को आपको इंडिकेट कर देंगे, तो आप प्लीज़ उनको ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कीजिएगा और उसको बार बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा। तो बीच में 1-2 दिन बाद जैसे टाइम मिलेगा, हम एक छोटा सा वेरी शॉर्ट वीडियोस बनाकर आपको इंडिकेट करेंगे, और ऐसे प्रयास करेंगे कि जैसे जैसे हर यूनिट ख़त्म होगी, हर यूनिट में आपको बता सके कि इसमें ये इंपॉर्टेंस है, इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, या ये टॉपिक थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है। इसका कतई मतलब नहीं है कि कोई टॉपिक नहीं आ सकता है एग्ज़ाम में। बस संभावनाएं जिसमें ज़्यादा होती हैं वो आपको हम ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे, जिससे आप वो एक अच्छे से तैयारी कर पाएँ, ठीक है? अब देखिए, अभी जो पहली यूनिट है, पहली यूनिट का 3rd टॉपिक समाज कार्य की विशेषताएँ, समाज कार्य की परिभाषा, समाज कार्य के उद्देश्य, समाज कार्य के जो भी ये टॉपिक है, ये कंप्लीट कर दिए थे हमने। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहली यूनिट का जो पहला टॉपिक है, भारत में व्यावसायिक समाज कार्य का प्रादुर्भाव। देखिए, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा, आप एक हमारे पॉइंट ऑफ से देखिए तो इसमें क्वेश्चंस बनने की संभावना थोड़ी कम है। केवल चूँकि ये दिया हुआ है तो हम लोग को समझना है, और एक कहानी की तरह प्लीज़ समझिएगा। कहानी की तरह समझेंगे तो आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी और आप एक दिमाग में सेट कर पाएँगे। ये जो भारत में व्यावसायिक समाज कार्य का जो प्रादुर्भाव है, ये जो टॉपिक है, वो एक प्रकार से आप देखें तो सामाजिक सुधार आंदोलन से, जो लास्ट टॉपिक है उससे जुड़ा हुआ है करीब-करीब। और उसमें आप उसके पहले भी एक ऊपर टॉपिक है, भारत में व्यावसायिक समाज कार्य के संगठन। ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं। शुरुआत में सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, फिर उस बीच का जो भाग है उसमें समाज सुधार आंदोलन वो पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद ये व्यावसायिक समाज कार्य के संगठन ये पढ़ेंगे। लेकिन आप ये ध्यान देंगे, जब भी हम इन तीनों टॉपिक को पढ़ेंगे और इन तीनों टॉपिक में एक टॉपिक पढ़ेंगे तो 2 टॉपिक इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे। जब तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे तो 2 टॉपिक ऊपर के इन्वॉल्व होंगे। मतलब कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए टॉपिक हैं। इसलिए
आप ये ध्यान दीजिएगा जब हम लोग इसको पढ़ें तो बस आप बहुत ध्यान से पढ़िए और प्रयास हम अक्सर बोलते हैं आपको प्लीज़ आप वेरी शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए और वेरी शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग या जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको रिवीजन करने में बहुत जल्दी, बहुत आसानी और बहुत एक्यूरेसी आएगी। ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए है, ना कि केवल हम आपके लिए नहीं कह रहे हैं कि यदि आप एमपीपीएससी आप दे रहे हैं या कोई भी है। हम और एक बात और, यदि कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, साथ में ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के साथ-साथ यूजीसी नेट भी दे रहे हैं, तो प्लीज़ वो हमको मैसेज करके बता देंगे कि हम साथ में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं। और ऐसे कोई स्टूडेंट्स भी हैं जो साथ में एमपीपीएससी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो जनरल एमपीपीएससी होती है हम लोग के यहाँ प्रीलिम्स, मेंस इस तरह से, वो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो प्लीज़ वो भी इंडिकेट कीजिएगा। जिससे ये तो समझ में आए कि हम लोग जितने स्टूडेंट्स हैं सभी जुड़े हुए हैं, उनमें से कितने लोग सीधे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं केवल इस एग्ज़ाम की, और बाकी ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जो यूजीसी भी नेट कर रहे हैं या साथ में एमपीपीएससी भी साथ में दे रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इंडिकेट ज़रूर कीजिएगा आप। ठीक है। अब देखिए, आज से हम भारत में व्यावसायिक समाज कार्य का प्रादुर्भाव इस टॉपिक को पढ़ेंगे। देखिए, जो भारत है हम लोग का, ये भारत में हमेशा समाज सेवा एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और जब उस समाज सेवा में कोई करता है और उस करने के बदले में थोड़ा-सा लाभ लेता है, लाभ का मतलब आर्थिक लाभ है, एक नौकरी के रूप में लाभ है या किसी संगठन के कार्यकर्ता के रूप में लाभ है, तो क्या होगा? तो वह व्यावसायिक समाज कार्य कहलाएगा। चलिए, हम लोग जब पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा आपको। बिल्कुल हम लोग ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट से, ठीक है? क्या है देखिए, भारत में सामाजिक कार्य का ऐतिहासिक विकास यहाँ है। भारत में सामाजिक कार्य की एक लंबी परंपरा रही है। हमेशा क्या होता था, जब भी कोई विपत्ति में होता था, कोई परेशानी में होता था, तो दूसरा व्यक्ति, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वहाँ के राजा हों या वहाँ के शासक हों, हमेशा उनकी सहायता करते थे। आपने देखा होगा अक्सर कि जो बड़े बड़े पुराने समय में राजा थे, वो हमेशा अपने दरबार में जो वहाँ के परेशान गरीब या ऐसे व्यक्ति या नागरिक हुआ करते थे, उनकी हमेशा सहायता करते थे। और उनके लिए उनकी समस्या क्या है, उन समस्या को जानने के लिए अक्सर रात में निकलते थे, भेष बदल के निकलते थे। तो ये सब क्या है, भारत की शुरू से ऐसी परंपरा रही है जब वो समाज सेवा करता आ रहा है। कहीं न कहीं समाज के जो ऐसे वर्ग जो समाज से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या अन्य किसी रूप से, तो उनको क्या है, हमेशा आगे लाने के लिए उनकी सहायता करने का हमेशा इन्होंने जो पूरा भारतवर्ष है प्रयास किया हुआ है। भगवत गीता के अनुसार देश, काल और पात्र को देखकर दिया गया दान ही सार्थक है। अर्थ, विद्या और अभय दान के 3 रूप माने गए हैं। इसमें बताया गया है कि यदि कोई दान करता है तो दान के रूप क्या हैं, किस प्रकार से हैं और सबसे बेस्ट क्या माना गया है, ये सब चीज़ दी हुई है। तो केवल आपको समझना है इस चीज़ को, ठीक है? अब देखिए, मंदिर, धर्मशाला और मठ जैसी संस्थाएं समाज सेवा के प्रमुख केंद्र थे, पहले और आज भी। न केवल पहले पहले क्या था, केवल यही संस्थाएं ऐसी थीं जो समाज सेवा करती थी, जैसे मंदिर, धर्मशाला, मठ, ऐसी संस्थाओं में क्या होता था, देखा होगा आपने बहुत पहले। इस मंदिरों में बहुत सारे जो राजा लोग क्या ऐसी व्यवस्था करते थे जिसमें कि गरीबों के लिए खाने की व्यवस्था हो, उनके लिए अन्य जो व्यवस्थाएं हैं जिससे वह अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसा होता है। आज का समय और पहले का समय, सभी आज भी लोग समाज सेवा इसी भी के आधार पर करते हैं जैसे लोग पहले करते थे, ठीक है। अब देखिए, हमारे यहाँ तो इस भारतवर्ष में बहुत सारे धर्म आए हुए हैं। उसमें से सभी धर्मों के धर्म में ही लिखा हुआ है कि आप लोगों की सहायता करेंगे, जो कमज़ोर होंगे, गरीब होंगे, असहाय होंगे, उनकी सहायता करेंगे। और उनके धर्म में भी लिखा गया है। जैसे देखिए, हिंदू धर्म में आ गए हम लोग, तो हिंदू धर्म में बहुत से ऐसे क्या है, जैसे कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि निर्धन, वृद्ध, निराश्रित और असमर्थ लोगों की देखरेख का भार राजा पर है। मतलब यहाँ पर जो शासक है, वो शासक का कर्तव्य है कि वह क्या करे,
क्या करे, जो अपनी जनता है, जो जनता वास्तव में समस्या से पीड़ित है, उन पे उनकी सहायता करे, उनका पालन पोषण करने, क्योंकि जो प्रजा होती है, प्रजा को पहले के राजा पुत्र की तरह या अपने परिवार की तरह मानते थे, जिससे कोई भी समस्या होती थी उसको दूर करने के लिए प्रयास करते थे, समय समय पे आयोजन करते थे। ऐसे बहुत सारे, देखिए अशोक के शासनकाल में ऐसे गोपों की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है, जो जाति, गोत्र, व्यवसाय, जन्म, मृत्यु, विवाह आदि का लेखा जोखा रखते थे। देखिए एक्चुअली ये आप पढ़ रहे हो, केवल आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है, और हमें बहुत नहीं लगता, संभावनाएं काफ़ी कम है कि यहाँ से सीधा इस तरह के प्रश्न कि गोप कौन थे, उनका क्या कर्तव्य था, ये आने की संभावना थोड़ी कम है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, एक बार आप रीडिंग करेंगे तो आपको क्लियर होना चाहिए कि इनका काम क्या था, ये कब थे, हिंदू युग में क्या था, या बाकी चीज़ें। और ऐसे बहुत सारे राजा थे जो क्या करते थे, मुफ्त भोजन, गृहहीनों के लिए आश्रय इत्यादि बनाया करते थे। ये हमारे हिंदू धर्म की पहले से ही विशेषता रही है। अब देखिए, जब मुस्लिम काल आया तब क्या हुआ, मुस्लिम काल में भी देखिए सामाजिक संस्थाओं में थोड़ी परिवर्तन हुआ, और जनता के लिए कल्याण सेवाओं की व्यवस्था में राज्य ने भी कुछ अंशों में योगदान किया। इस दिशा में शेरशाह सूरी और अकबर के सुधार कार्य उल्लेखनीय है। उस समय जकात की प्रथा के अंतर्गत हर व्यक्ति अपनी आय का 5वां हिस्सा दान में देता था। आप समझ रहे हैं, 5वां हिस्सा दान में दिया करता था। ये उनके धर्म में है कि आप जो आय कमाइए, उस आय का 5वां भाग ऐसे लोगों को दान कीजिए जो वास्तव में जिसको आवश्यकता है, जो नीडी लोग हैं। तो उस मुस्लिम धर्म में भी ऐसी व्यवस्था की है। मतलब कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो एक असहाय, जो गरीब, ऐसे लोगों की सहायता के लिए उन्होंने कहा ना हो। अब देखिए, एक्चुअली ये सब बहुत शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। शॉर्ट में बताने का सीधा सा तात्पर्य है कि आपको पता हो कि जो व्यावसायिक समाज कार्य है भारत में, वो एक्चुअली समाज कार्य से कैसे प्रारंभ हुआ और व्यावसायिक समाज कार्य का रूप ले लिया। अब देखिए, यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें थोड़ी सी झलक व्यावसायिक कार्य की दिखाई देती है। जैसे अभी हमने आपको बताया है कि क्या करते थे, गोपों की नियुक्ति करते थे। किसमें, इसके देखिए ऊपर लिखा हुआ है ना, ये गोपों की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है अशोक के शासनकाल में। तो एक प्रकार से जो गोप क्या थे, एक कार्यकर्ता थे, और कार्यकर्ता जो अशोक के द्वारा, मतलब राजा के द्वारा गरीबों को जो सहायता देनी है, उनका लेखा जोखा इकट्ठा करना, व्यवस्था करना, ये कार्य करते थे। और इस कार्य के बदले वह कुछ धन प्राप्त करते थे, पारिश्रमिक प्राप्त करते थे। इसी के कारण वो एक आंशिक रूप से आप ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक व्यावसायिक जो कार्य है, समाज कार्य है, उसका उदय बहुत प्रारंभ से हो चुका था। लेकिन चूंकि एक्चुअली व्यावसायिक कार्य में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज के समय में, जैसे वैज्ञानिक ज्ञान होना चाहिए, उनको इस विषय में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, विशेष तौर पे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की हुई, ये सब चीज़ें उस समय नहीं थी, लेकिन एक प्रारंभिक तौर पे आप मान सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सीधे आ गए ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल में क्या है, समाज एक तो शिक्षा और आर्थिक परिवर्तन से, और दूसरी ओर ईसाई मिशनरियों की सेवाओं और भारतीय सामाजिक एवं धार्मिक सुधार से प्रभावित हो रहा था। देखिए, जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने पहली बात तो क्या है, बहुत ऐसे काम किए जो उन्होंने अनजाने में किए, लेकिन वो काम एक भारत के लिए एक वरदान सिद्ध हुए हैं। और बहुत से काम ऐसे हैं जो अंग्रेजों ने बहुत बेहतर नहीं किए, आज भी हम लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं, जैसे आप एक सिंपल सा उदाहरण लीजिए, शिक्षा। अब शिक्षा को एकीकरण किया, मतलब एक प्रकार की शिक्षा, उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा को लेके आए, ज़रूर लेके आए, लेकिन उन्होंने बहुत सारी ऐसी संस्थाओं का उदय किया या उदय होने में सहयोग किया जो शिक्षा को बेहतर शिक्षा को प्रदान करने में सहायक हैं। तो इसलिए अंग्रेज़ों का योगदान भी ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहा है।
और आर्थिक परिवर्तन मतलब सीधा सा है, आपने देखा होगा बहुत सारे पहले राजा लोग थे, उनकी मुद्रा अलग है, कोई चांदी की मुद्रा चला रहा है, कोई तांबे की चला रहा है, बहुत ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने शीशे की मुद्रा भी चलाई थी। तो इन्होंने क्या किया, पूरे भारत को एक करके एक तरह की मुद्रा का प्रारंभ किया। तो ये भी इससे बहुत सारे काम हैं। जो ईसाई मिशनरीज, देखो बहुत सारी ईसाई मिशनरीज भी 1813 के आसपास करीब यहाँ पे आने की अनुमति अंग्रेजों ने दे दी थी। उसमें क्या कहा था, ये था उनका उद्देश्य कि हम, दो उद्देश्य थे, पहला उद्देश्य दिखने वाला और दूसरा उद्देश्य क्या था, ना दिखने वाला। तो जो दिखने वाला था उनका उद्देश्य था कि यहाँ ईसाई मिशनरीज आएंगी, लोगों की हेल्प करेंगी, सहायता करेंगी, उनको ज्ञान देंगी, उनको धर्म के बारे में बताएंगी। और दूसरा जो उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं अपने धर्म को बढ़ावा देने देने का भी एक उद्देश्य उनका रहा है। और आगे जाकर यही बहुत सारे सुधारक हुए हैं जिन्होंने अस्पृश्यता, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, विवाह निषेध, इस तरह की कुरीति, जो कुरीति थी ना, उनको भी उन्मूलन करने पे अंग्रेजों ने बहुत सहायता की। एक्चुअली ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हम लोग के बाद एक विशेष टॉपिक है, वो है समाज सुधार आंदोलन, ठीक है ना। तो वो हम लोग अलग से इस यूनिट के लास्ट में है, उसको पढ़ेंगे। और उससे अधिकतम क्वेश्चंस आने की संभावना है। आप समझ रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि उससे अधिकतम क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे यदि एक दो क्वेश्चन बनेंगे तो उससे 10 या 15 क्वेश्चन बन सकते हैं, परसेंटेज बेस पे बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो अंग्रेजों ने यही किया। अब ब्रिटिश युग में को दो भागों में आप बांट सकते हो, कौन सा है, पहला ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है और दूसरा 1857 में ब्रिटिश ताज द्वारा प्रशासन संभालना। मतलब ये दो भागों में बांट दीजिए। पहली बात तो क्या किया, कंपनी शासन कर रही है, और दूसरा क्या कर रही है, ब्रिटिश ताज द्वारा प्रशासन को संभालना। मतलब एक अप्रत्यक्ष तौर पे जो ब्रिटिश है, ताज है, वहाँ की महारानी है, उन्होंने अपने शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। और उसका माध्यम कौन बनाया, ये ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का काम ही था यही काम करना कि प्रशासन करेंगे किसकी तरफ से, ताज की तरफ से। एक्चुअली इनका योगदान इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि समाज सेवा, समाज सुधार में पिछले 200 वर्ष में जो 19वीं सदी है और 20वीं सदी है, उसमें बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। सती प्रथा इसी में आई। और आप देख रहे हैं कि सती प्रथा जो उन्मूलन है, सॉरी, सती प्रथा का जो उन्मूलन है इसी में हुआ। और विधवा विवाह है, जिसे पुनर्विवाह भी कहते हैं, वो अधिनियम भी यहीं आया। महिलाओं की शिक्षा संबंधी बहुत सारे कानून इसी में आए। विवाह संबंधी भी बहुत सारे कानून इसमें आए। ये 200 सालों में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आप मान सकते हो समाज सेवा, समाज सुधार को लेकर, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे ये मुस्लिमों के लिए कलकत्ता, हिंदुओं के लिए बनारस विश्वविद्यालय, महाविद्यालय की स्थापना की गई। और इस तरह के उन्होंने, चूंकि ये टॉपिक हम लोग ना बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, और क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा, जैसे सती प्रथा कब आई, सती प्रथा को कौन लाया, सती प्रथा के समय कौन सा वायसराय था, या जो उसमें कौन शासन कर रहा था यहाँ पर है, और विधवा पुनर्विवाह किसने प्रारंभ किया, या शारदा एक्ट क्या है, ये सब जितने भी ये अधिनियम हैं, ये एक्ट हैं, ये हम लोग उस समय जो 200 साल के अंदर आए थे उनको हम लोग पढ़ेंगे, समाज सुधार आंदोलन। और यही वास्तव में समाज सुधार आंदोलन है, क्योंकि समाज एक शब्द हो गया, सुधार एक शब्द हो गया, आंदोलन मतलब समाज को सुधारने के लिए जो आंदोलन किए गए। क्योंकि देखिए एग्जाम्पल आप समझिए, यदि पहले के समय में सती होना बहुत गौरव की बात मानी जाती थी। गौरव की बात क्या है, कोई कोई किसी का पति खत्म हो जाए तो उसकी बहुत बढ़िया है कि वो जाए पत्नी और अपनी इच्छा से वहाँ पर चिता में बैठ जाए, कहते वो सती हो गई, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन आप बताइए, क्या कोई भी महिला कम से कम ये से आत्महत्या ही तो कहेंगे कि आप, पति खत्म हो गया है तो आप भी वहां पर चिता में बैठ जाइए। नहीं बैठ रही है तो जबरदस्ती चार लोग पकड़कर उसको चिता में बैठा दिया करते थे। और इस प्रकार से इसे आत्महत्या या हत्या का ही तो कह सकते हैं। और
किसी का मन है, नहीं है, वो इस प्रथा को स्वीकारती है, नहीं स्वीकारती है, लेकिन वो समाज में कहा गया है तो मतलब करना है। तो सोचिए इतनी इतनी बड़ी प्रथा, एक कुप्रथा, इसे कहते हैं कुप्रथा कह सकते हैं। इस कुप्रथा को उन्मूलन के लिए राजा राम मोहन राय ने बहुत सालों तक 10-12 साल बहुत प्रयत्न किया कि ऐसा हो, इसको रोका जाए, कानून बनाया जाए। और वह फिर 10 साल बाद उनकी प्रथा जो उन्होंने प्रयास किया वो एक कानून का रूप लिया। तो समझिए एक पूरे समाज से एक ऐसी प्रथा जो सब जगह व्याप्त हो उसको दूर करना, उसके प्रति कानून बनाना बहुत कठिन काम रहा होगा उस समय। एक कल्पना कर सकते हैं हम लोग कि उस समय बहुत कठिन काम रहा होगा। तो आप ये समझिए कि इस तरह के वो समाज सुधार आंदोलन वहाँ से प्रारंभ हुआ और आगे जाकर बहुत सारे विधवा पुनर्विवाह, शारदा एक्ट या इस तरह के बहुत सारे कानून आए जो समाज सुधार आंदोलन कहलाए। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से। केवल अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भारत में व्यावसायिक समाजकार का प्रादुर्भाव, मतलब समाजकार कैसे बीज आया, किस किस रूपों में आया, किस किस काल में किस प्रकार से आया, एक सामान्य जानकारी है। और सामान्य जानकारी के आधार पर हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। और जब व्यावसायिक कार्य पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, जो पांचवा पॉइंट है। अब देखिए इसमें बहुत सारी क्या था, विवरण था, जिसमें सामाजिक सेवाएं ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1857 में ब्रिटिश राज को शक्ति हस्तांतरण के पश्चात लोक कल्याण कार्यों को समाज सेवाओं, समाज सुधार, सामाजिक विधान, सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण में वर्गीकृत किया जा सकता है। उस समय जो काम किए थे जिनका विवरण निम्न प्रकार से है। जैसे पहला क्या है, सामाजिक सेवाएं। सामाजिक सेवाएं क्या हैं, बहुत सी ऐसी सेवाएं जो समाज के लिए उपयोगी होती हैं वो कहलाती हैं सामाजिक सेवाएं। जैसे ट्रेनों का विकास करना, जैसे बहुत बड़े सिंचाई साधन की व्यवस्था करना, ये पूरे समाज के लिए तो है ना। जैसे आप शिक्षा, शिक्षा किसके लिए है, पूरे समाज के लिए है। तो ये समाज को देने के लिए जो सेवाएं होती हैं वो सामाजिक सेवाओं का प्रारंभ किसने किया, यही इन्होंने अंग्रेजी सरकार ने किया। फिर नई प्रवृत्तियां, सामाजिक कार्य की इन परंपराओं पर विभिन्न सामाजिक और आर्थिक तत्वों का प्रभाव पड़ा। इससे क्या हुआ, उद्योग आए, नगरीकरण हुआ, इससे इससे क्या हुआ, रोजगार में वृद्धि हुई, समाज थोड़ा सा और सुदृढ़ हुआ, शिक्षित हुआ। और शिक्षित होने के साथ साथ वह अपने अधिकारों को जानने लगा। और इस प्रकार से समाज में थोड़ा परिवर्तन होने लगा। और ऐसे दिन प्रतिदिन ये व्यवस्था क्या होती गई, बढ़ती चली गई और समाज थोड़ा सा बेहतर और सुदृढ़ होने लगा। ठीक है। अब ये सब हो रहा है अभी भारत में। लेकिन अभी भी ऐसा कोई भी काम, देखिए जो आंदोलन में भाग ले रहे हैं, जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, ठीक है, शारदा एक्ट जिन्होंने प्रयास किया बनवाकर, इस तरह से बहुत लोग थे। लेकिन इनको किसी प्रकार का मानदेय, श्रमिक जो श्रम करने से इनको श्रम दान मिलता है या पैसा मिलता है श्रम करने के एवज में, वो इनको नहीं मिलता था। मतलब तो केवल समाज सेवा कर रहे थे। अब ये हाई, क्योंकि पश्चिम के जो देश हैं वहाँ पर अमेरिका हो, आपका इंग्लैंड हो, इस तरह में समाज सेवा जैसी कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुकी थी कि भाई आप एक काम करिए, समाज की सेवा कीजिए, हमारी तरफ से कीजिए, हम आपको उसके लिए कुछ श्रम जो आप करेंगे तो उसके हम आपको कुछ मानदेय देंगे, मतलब पैसे देंगे आपके लिए। तो वो एक व्यावसायिक समाज कार्य का जन्म वहाँ हो चुका था। अब भारत में भी जन्म होना था, लेकिन व्यावसायिक समाज कार्य करने के लिए केवल ये नहीं था कि हमने सोच लिया कोई काम करना है और करने के लिए हम गए कि हम चलिए आंदोलन आपके लिए करेंगे और आप हमें कुछ पैसे दीजिए। एक्चुअली ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि एक व्यावसायिक समाज कार्य का मतलब सीधा सा है कि पहली बात आप प्रशिक्षण प्राप्त करें, कहीं ना कहीं आप प्रशिक्षित हों। और प्रशिक्षित होने के बाद भी आप काम कर सकते हैं, न कि ऐसे ही आप गए काम करने लगे। या आप जैसे कोई छोटा भी काम है, बड़ा सा काम, जैसे आप एक घर बनवा रहे हैं, इंजीनियर रख रहे हैं, कोई मान लीजिए बहुत अच्छा व्यक्ति बनता भी है उससे है, लेकिन आप क्या रखेंगे, इंजीनियर। क्यों, आपको ये पता है कि उसने पढ़ाई की है 4 साल, 4 साल पढ़ाई की है, उसका अनुभव रहा है, तब तो हम उसको पैसे देंगे अपने घर बनवाने के लिए। तो ये जो जो व्यावसायिक समाजकार है उसका प्रादुर्भाव
कहीं न कहीं विदेशों में हो चुका था, भारत में इसका जन्म हो रहा था, धीमे-धीमे इसका जन्म हो रहा था। उसके लिए एक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए एक विद्यालय, एक कोई संस्था की आवश्यकता थी। जो सबसे पहले विद्यालय बना, वो कहाँ था? 1936 में टाटा इंस्टीट्यूट के नाम से मुंबई में एक संस्था का उदय हुआ, जो क्या करती है? टाटा इंस्टीट्यूट है, वह समाज कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करती है। उनको बताती है कि आपको क्या समझना है, व्यक्तित्व कार्य क्या होता है, सामाजिक कार्य क्या होता है, किस प्रकार से आप मानव व्यवहार को समझ सकते हैं, या इसी तरह के पूरा एक कोर्स होता है जो आज के समय हम लोग एमएसडब्ल्यू, बीएसडब्ल्यू, डिप्लोमा, इस तरह के विभिन्न तरह के कोर्स जो हम विभिन्न विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में पढ़ते हैं, तो वो है। तो व्यावसायिक जो है कार्य है, उस व्यावसायिक कार्य को सामान्यतः हम लोग इसी आधार पे कर सकते हैं कि वह उसको प्रशिक्षण प्राप्त हो, प्रशिक्षण भी प्राप्त करने के बाद वह काम कर सकता है। इसका सबसे बेहतर, सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? अभी जो असिस्टेंट डायरेक्टर की जगह निकली है, वो असिस्टेंट डायरेक्टर की जगह उसका काम क्या है? निःशक्त जनों के लिए जो भी गवर्नमेंट की नीतियां हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, सही पात्र लोगों को आप वो नीतियों को देना, जो एलिजिबल लोग हैं उन तक पहुंचाना। इसके लिए एक क्या किया, जो ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए उन्होंने योग्यता ही निर्धारित कर दी कि आप एमएसडब्ल्यू होंगे या फिलॉसफी, आपके मतलब कहीं ना कहीं 2 डिग्री उन्होंने कर दी है, जिससे आप प्रशिक्षित हैं, मतलब पहले से ही आपको पता है कि आपने कुछ उस विषय में पढ़ाई की है। और अब आपकी जॉब लग जाएगी तो सरकार आपको कुछ मानदेय दिया करेगी हर महीने, और आप सरकार के लिए काम करेंगे, समाज सेवा। तो जो सरकार होती है उसका मुख्य काम क्या होता है? उसका मेन काम होता है किसकी सेवा करना? राज्य के कल्याण के लिए प्रयास करना। तो वही काम कर रहे हैं, आपको रख लिया, आप उनके बिहाफ में काम कीजिए, और काम करने पे क्या करेंगे आप? आपको पैसे मिलेंगे। क्लियर हुआ? तो ये है भारत में जो व्यावसायिक समाज कार्य का प्रादुर्भाव, यहाँ से हम मान सकते हैं। इसके बाद बहुत से कॉलेजेस वगैरह में गया, और डिप्लोमा, डिग्री, ये सब चीज़ें हुई। ये सब है व्यावसायिक समाज कार्य का एक प्रकार से उदय। और एक्चुअली इसको थोड़ी और बेहतर रूप के लिए भी हम लोग के पास एक टॉपिक है, वो टॉपिक हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। वो है इसी यूनिट का 5वां पॉइंट, वो है समाज में व्यावसायिक समाज कार्य के, भारत में व्यावसायिक समाज कार्य के संगठन, मतलब कौन कौन संगठन है जहाँ पर समाज सेवा की जाती है व्यावसायिक समाज कार्य के रूप में। तो ये हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। बस आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना था मन में अपने, कि कैसे शुरुआत हुई भारत, फिर भारत में बहुत सारे धर्म हैं, धर्म की क्या ये योजना थी। एक्चुअली ये यदि पढ़ना चाहें तो ये 3 4 5 दिन का टॉपिक है। इतना बड़ा टॉपिक है कि पहले तो शुरुआत में आप प्राचीन काल में क्या हुआ, प्राचीन काल में क्या मौर्य मौर्य शासन में क्या होता था, उनकी क्या कार्य प्रणाली थी। फिर गुप्त काल आ गए, गुप्त काल से फिर हम लोग क्या है, यूनानी आ गए। फिर उसके बाद देखें तो ये जो अरब से आक्रमणकारी आए थे, ये कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह, ये मतलब पूरा सल्तनत काल ये पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें से आपका गुलाम वंश हो गया, आपका गुलाम वंश के बाद आप खिलजी वंश हो गया। इस तरह के 5 वंश हैं, वो पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद क्या है, फिर हम लोग मुग़ल में आ गए हैं, मुग़ल वाले पढ़ेंगे। फिर हम लोग इसके आगे जो है आपका ब्रिटिश काल है, वो पढ़ेंगे। तो ये सब करेंगे तो आप बहुत विस्तार से पढ़ा जाएगा, तो आप ये समझिए कि काफ़ी समय लगेगा। लेकिन इतनी आवश्यकता नहीं, केवल आपको मन में कॉन्सेप्ट रखना है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, और इस तरह से उसकी शुरुआत हुई है। फिर शुरुआत होने के बाद व्यावसायिक कार्य का जो व्यावसायिक समाज कार्य है, वो कैसे अपने उसने रूप चेंज कर लिया। ठीक है? तो बस ये है, इतना लगभग आज का ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट भी आगे ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है? देखिए, ये जो पहला टॉपिक है जिसमें हम लोग आज क्या पढ़ा, देखिए ध्यान से, कि समाज कार्य का ऐतिहासिक विकास, जिसमें से हम लोग तीसरा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है, समाज कार्य। तीसरा टॉपिक नहीं, हाँ, समाज कार्य की परिभाषाएं, क्षेत्र और एवं विशेषताएं, ये हो गई।
आज हम लोगों ने पढ़ लिया जस्ट फर्स्ट वाला, भारत में व्यावसायिक समाज कार्य का प्रादुर्भाव। इसके बाद समाज कार्य दर्शन, और उसके बाद जो लास्ट के 3 टॉपिक हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये सिलेबस जब भी आप अपने पास सिलेबस रखिए, या तो हाथ से पूरा नोट डाउन कर लीजिए सिलेबस को, उसमें टिक करते जाइए क्या क्या हो गया है, या तो एक प्रिंट आउट करवा लीजिए जिससे आप उसमें टिक करते जाएंगे और आपको समझ में आएगा कि कैसे इसको करना है। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद जो पहली बार देख रहे हैं, जो इसमें इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उनको हम बता दें कि जो ये सहायक संचालक समग्र सामाजिक न्याय संवर्ग परीक्षा है, इसके विषय में क्या किया है हमने। 9th यूनिट कंप्लीट कर ली है। 9th यूनिट की ये प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में प्लीज़ आप लोग चाहें तो 11 के 11 वीडियोस पड़े हुए हैं, आप लोग देख लें। और ऐसे कुछ नोट्स भी हमने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं, प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए। और इस चैनल को भी यदि सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या होगा कि आप कोई भी वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन आपके यहाँ पास तुरंत पहुँच जाएगा, जिससे क्या होगा, आप उसको तुरंत कोई कोई भी आप मिस नहीं करेंगे। ठीक है। और ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप इसमें जुड़ सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, यदि आपको कुछ डाउट है, कुछ क्लियरेंस करना है, कुछ समझना है, तो प्लीज़ आप इसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको लगे किसी भी प्रकार का डाउट या कोई भी चीज़ें, बाकी आप इसमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप अच्छी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए अपनी, उसको कंटिन्यू कीजिए, और बेहतर होगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमने आपसे जैसे कहा था कि एक हफ्ते में हम प्रयास करेंगे ये यूनिट ख़त्म कर दें, तो मोस्टली हम प्रयास करेंगे ये यूनिट हम ख़त्म कर देंगे। एक बार हम डिस्कस ज़रूर आपसे करेंगे, बताया था हमने कि हर कौन सी यूनिट से कौन से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न बन सकते हैं, ये सब हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, पढ़िए, और जैसा भी हो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स या कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कीजिएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू।